दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष भारतीय संविधान में अगले लेक्चर सीरीज को लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों आज संविधान का दोस्तों 68वां लेक्चर है। जी हाँ दोस्तों 68 लेक्चर है। दोस्तों ओवरऑल देखेंगे तो 218 लेक्चर है। इसी सीरीज में 150 लेक्चर में हम लोगों ने इतिहास विषय पर चर्चा किया, ठीक है। और इतिहास के बाद 151 नंबर से पढ़ना आरंभ किया दोस्तों संविधान की क्लास, ठीक है। और आज हम पहुंच गए अपने 218 नंबर के लेक्चर में, ठीक है। यानी संविधान का यह 68 नंबर का लेक्चर है, ठीक है। एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर आज की क्लास आप देखते हैं तो 6540 सवाल आपके कवर हो जाएंगे। खुशी मिल रही है कि नहीं? मुझे तो बहुत मिल रही है, आपका नहीं पता, ठीक है। आपके तो वीडियो व्यूज भी नहीं आ रहे, इससे मुझे और पता चल रहा है कि आप लोग कितना अलर्ट हैं अपने पढ़ाई को लेकर के, अपने जीएस की क्लास को लेकर के। देखिए हिंदी तो बेहतर चली रही है, साथ ही साथ जीएस पर अगर आपने फोकस नहीं किया ना तो परीक्षा में फिर लाले पड़ जाने आपको, ठीक है। नंबर सही नहीं आएंगे। सबसे आसान जो आप पॉलिटी को समझते हैं ना, एक्चुअली में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सवाल यहीं पे पूछे जाते हैं। फिलहाल आज जो हमने टॉपिक चूज किया दोस्तों, इसमें दो चीजें हैं, एक महान्यायवादी का टॉपिक है, एक महाधिवक्ता का टॉपिक है। और कई सारे सवाल आज मैं आपको बताने वाला हूं, ऐसे सवाल जो आपको लेकर के आपके मन में बड़ा कंफ्यूजन होता है। सवाल लिख रहा है दोस्तों, किस कानूनी अधिकारी को हटाने की व्यवस्था का वर्णन हमारे संविधान में नहीं किया गया? आपको पता है क्या? नहीं जानकारी। कह किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार दिया गया है? वो संसद का मेंबर तो नहीं है, लेकिन सदन में जाकर संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, बस वोटिंग नहीं करता, ठीक है। कौन है वो? अगला, भारत के किसी राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी दोस्तों कौन होता है? या राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है? या देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? या राज्य महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है? बता के दिखाओ, कार्यकाल होता ही नहीं तो बताओगे क्या? चलिए कोई बात नहीं, आइए सवाल देखते हैं दोस्तों। बड़ा मजेदार सवाल है। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए इंडिविजुअल कोर्सेस लॉन्च किए गए हैं, फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया है। ये आपकी न्यू मजबूत करने वाला बैच है। अगर इस बैच को आपने नहीं ज्वाइन किया तो क्या होगा मैं बता दूं, होगा यही, आप बार बार पॉलिटी पढ़ोगे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, अलग अलग परीक्षा के लिए ऐसे पढ़ते जाओगे, गोल गोल चक्कर काटते जाओगे, लेकिन ये कभी समाप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी नींव मजबूत नहीं हुई है। अगर आप वाकई चाहते हैं आपकी नींव मजबूत हो तो दोस्तों आप आइए इस बैच को ज्वाइन करिए, तब आपको क्वालिटी समझ में आएगी कि वाकई नितिन सर क्या कह रहे हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। सीधे आते हैं अपने सवालों पर और पढ़ना आरंभ करते हैं, ठीक है। तो ध्यान क्या रखेंगे दोस्तों, आज हमारा 218वां लेक्चर है और 6540 तक के सवाल हम कवर करेंगे। आज चैप्टर दोस्तों जो हमारा है ये महान्यायवादी और महाधिवक्ता से संबंधित सवाल करेंगे। पहला सवाल लिख रहा है, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? क्या लिखा दोस्तों? सर्वोच्च विधि अधिकारी। अब जिन्हें नहीं पता होता है वो सोचते हैं कि लगता विधि आयोग की बात हो रही है, लगता आईपीएस आईएएस की बात हो रही, नहीं, ये सब नहीं है। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कहा जाता है दोस्तों महान्यायवादी को। किसे कहा जाता दोस्तों? इसका नाम भी बड़ा भारी भरकम है ना, महान्यायवादी। अच्छा, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि विधि की बात हो रही तो ऐसा ना कहें सर्वोच्च न्यायालय कर दें, ठीक है, कि सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो विधि अधिकारी होता है। देखिए अपने मन से अपना दिमाग मत लगाइए, जो है जवाब आप उसको याद रखें, ठीक है। तो ये होते हैं दोस्तों देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे कहा जाता है? महान्यायवादी को कहा जाता है। ये आपका पहला जवाब है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इनका काम क्या होता है दोस्तों? अगर इसका कार्य पूछा जाए तो याद रखेगा, इनका कार्य होता है परामर्श देना। क्या देना दोस्तों? परामर्श देना। लेकिन किसे परामर्श देना, ठीक है, किसे परामर्श देना इसका कार्य, इनका कार्य दोस्तों, तो याद रखेगा सरकार को परामर्श देना, केंद्र सरकार को दोस्तों, केंद्र सरकार को परामर्श देना, ये दोस्तों इनका कार्य होता है। याद रखेंगे विधि संबंधी परामर्श, ठीक है। ऐसा नहीं कि शिक्षा संबंधी परामर्श दे रहे हैं कोई, नहीं यार, इनका नाम ही ये किस लिए रखे गए? ये सर्वोच्च विधि अधिकारी हैं तो कानूनी लीगैलिटी को दोस्तों ये बताते हैं, ठीक है। आगे देखिए, लिख रहा कानूनी मामले में केंद्रीय सरकार का मुख्य सलाहकार कौन होता है? ऐसे घुमा घुमा के प्रश्न पूछेगा, आपको कोई अलग जवाब नहीं देना दोस्तों, आपके पास बस एक ही जवाब है, वो क्या है दोस्तों? महान्यायवादी। अच्छा, महान्यायवादी के बारे में दोस्तों किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो याद रखेगा अनुच्छेद 76। कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद 76 जो है दोस्तों, उसमें महान्यायवादी के बारे में बताया गया, ठीक है। एक सवाल और याद रखेगा, कभी कभी दोस्तों महान्यायवादी न लिख करके परीक्षा में लिखता है दोस्तों अटॉर्नी जनरल। क्या लिखता है दोस्तों?
क्या लिखता है, अटॉर्नी जनरल लिख देता। बच्चा परेशान, सोचता है अटॉर्नी जनरल, लगता है सेना प्रमुख की बात हो रही। नहीं यार, सेना प्रमुख नहीं है। अटॉर्नी जनरल भी किसे कहा जाता है, ये महान न्यायवादी को ही कहा जाता है। घबराइए मत, परेशान मत होइए, ठीक है, ऐसे ही आता सवाल। ठीक है, अगला सवाल देखिए, लिख रहा भारत का महान न्यायवादी ये किस अनुच्छेद में निहित है। महान न्यायवादी के बारे में दोस्तों किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो क्या जवाब होगा आपका, पहले ही मैं बता चुका हूं दोस्तों, अनुच्छेद 76। 76 में दोस्तों किसके बारे में बताया गया, महान न्यायवादी के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 78 जो बताता है राष्ट्रपति को कोई बात सूचना देने के लिए प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य होता उसके बारे में। बड़ा कंफ्यूजन होता बच्चों को 76 और 78 में, पता नहीं क्यों, मुझे भी होता था पहले, लेकिन अब तो दोस्तों क्लियर हो गया कि नहीं, ये महान न्यायवादी ये 76 आर्टिकल में दिया गया। ठीक है, लेकिन अब महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, तो इनकी नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद भी धारण करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत दोस्तों ये अपना पद धारण करते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल लिख रहा है महान न्यायवादी में किस न्यायालय के न्यायाधीश के समान योग्यताएं होनी चाहिए, उनके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो जो क्वालिफिकेशन दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों, वो क्वालिफिकेशन कम से कम चाहिए। और क्यों चाहिए, क्योंकि ये जो महान न्यायवादी होता है ना, आपने पढ़ा दोस्तों, ये सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। क्या होता है दोस्तों, सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। और जब विधि अधिकारी दोस्तों, तो विधि के बारे में जानकारी तो होनी चाहिए ना। और ऊपर से दोस्तों संघ सरकार का, केंद्र सरकार का है, कि इससे बड़ा कोई पद होता नहीं है, तो इसलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है। लिख रहा है अगला सवाल कि संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी दोस्तों हिस्सा कौन ले सकता है। तो यहां पर दो चीजें याद रखेगा कि संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। वहां पर अगर कोई विचार विमर्श चलता है तो महान न्यायवादी खड़ा होकर अपनी बात को रख सकता है, बस वोटिंग नहीं करेगा, वोट नहीं दे सकता दोस्तों, वोट वाला काम इसका नहीं, बाकी हर काम कर सकता है। तो याद रखेगा। और लिखा है प्रत्येक सदन में, प्रत्येक सदन मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों की बात हो रही है, तो दोनों में दोस्तों हिस्सा ले सकता है ये महान न्यायवादी। ठीक है, महान न्यायवादी याद रखेंगे दोनों में हिस्सा ले सकता है। तो क्या क्या याद रखेंगे, एक तो दोस्तों कार्यवाही में भाग ले सकता है, दूसरा दोस्तों वाचन में हिस्सा ले सकता है, यानी कोई बात चल रहा उस पर ले सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता, मत नहीं दे सकता, केवल वोटिंग नहीं कर सकता दोस्तों, बाकी इसके पास सारा पावर, इसकी कुर्सी भी लगी होती वहां पे, ठीक है, सारा पावर इनके पास है, बस वोट नहीं दे सकते, ये याद रखेंगे। अगला सवाल लिख रहा किस गैर संसद सदस्य, हमने क्या कहा दोस्तों, वैसे तो संसद में दोस्तों संसद के सदस्य ही बैठते हैं, लेकिन अगर सवाल आए कि बताइए कौन संसद का सदस्य न होते हुए भी, यानी गैर सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेता है, संसद की कार्यवाही में क्या करता है दोस्तों, हिस्सा लेता है, तो हमारा जवाब क्या होगा दोस्तों, महान न्यायवादी। क्या होगा हमारा जवाब, महान न्यायवादी। देखिए सवाल एक ही है, बस सवाल अलग अलग तरीके से आपके समक्ष रखा जा रहा है। यहां कह रहा है संसद को संबोधित कर सकता है, संसद में वाचन कर सकता है, बोल सकता है, संसद में अपने विचार रख सकता है, विचार विमर्श कर सकता है, सब करेगा मतदान को छोड़ करके, बस यही ध्यान रखेगा, वोटिंग छोड़ करके सारी चीज इसके पास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है क्या महान न्यायवादी को संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, साफ सुथरा अगर पूछे तो हां या ना, तो याद रखेगा हां ले सकता है। लेकिन अगर यही पूछ दे कि क्या महान न्यायवादी वोटिंग कर सकता है, वोटिंग यानी मतदान कर सकता है, तब आप क्या बताएंगे दोस्तों, नहीं, मतदान नहीं कर सकता है, कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। क्लियर हो गया आपको इतनी बात ना। चलो देखिए, अभी आपको लग रहा होगा बड़ा आसान सवाल है, बता रहा हूं, आगे तो समय दीजिए। जब आपको ऐसा लगता है कि सवाल बड़ा आसान है, तब आपको धोखा मिला है। ठीक है, आज भी धोखा मिलेगा, देखते जाइए। लिख रहा महान न्यायवादी भारत के किन न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार रखता है। ये देखिए अब डिफिकल्ट सवाल दे दिया, क्योंकि महान न्यायवादी हमने पढ़ा कि भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी है, इससे बड़ा कोई विधि अधिकारी नहीं होता है। तो क्या यह न्यायालय में
सुनवाई कर सकता है और किस न्यायालय में, तो याद रखेगा दोस्तों सभी न्यायालय में, जहां उसकी इच्छा हो दोस्तों, सभी न्यायालय में दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इसके पास ये भी है ना, ये इसकी योग्यता क्या है, हमने पढ़ा इसकी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता है। और जब इतनी बड़ी योग्यता है तो भारत में जितने भी न्यायालय हैं ये उन सभी न्यायालय में क्या कर सकता है, सुनवाई का अधिकार रखता है। ये सवाल आप याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है परीक्षा में और आता है। ठीक है, आगे बढ़िए। लेकिन अब महान न्यायवादी को उसके पद से कौन हटा सकता है? अभी हमने पढ़ा दोस्तों कि महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, पहले ये बताइए। ठीक है, तो जब हमने नियुक्ति पढ़ा तो हमने पढ़ा दोस्तों नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति। और पीछे मैंने बताया था कि महान न्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या करते हैं, अपना पद धारण करते हैं। यानी इनको कौन इनके पद से हटा सकता है? तो राष्ट्रपति ही। अगर इन्हें अपॉइंट करें तो राष्ट्रपति ही क्या कर सकते हैं, इनको पद से हटा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, संसद को पद से हटाने का अधिकार नहीं है। यहां पर सवाल आता है कि क्या संसद को अधिकार है, संसद को पद से हटाने का अधिकार है? पद से हटाने का अधिकार नहीं है। याद रखेंगे दोस्तों, ये यहां पर एक स्पेशल लाइन है और इस लाइन की वजह से परीक्षा में अपवाद टाइप के सवाल बनते हैं कि बताइए वो कौन सा व्यक्ति है जिसको हटाने का अधिकार संसद के पास नहीं है, जबकि संसद में बैठता है। ठीक है, बैठता होगा लेकिन संसद के पास पावर नहीं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, राष्ट्रपति हटा सकते हैं, संसद का यहां कोई हस्तक्षेप नहीं होता। अगला सवाल देखिए। लेकिन आप भारत के महान न्यायवादी को संसद में वोट देने से कौन सा अनुच्छेद रोकता है? हमने कहा ना कि वोट नहीं दे सकता, बाकी सब कर सकता है। तो भाई कोई ना कोई आर्टिकल इसके लिए होगा ना, वो कौन सा आर्टिकल है जो इस बारे में बताता है कि वोट नहीं दे सकता? कहां लिखा है? मान लीजिए आपने सवाल हम ही से कर दिया, सर ये बताइए पहले, कार्यवाही में हिस्सा लेता है ठीक है, लेकिन कहां लिखा है कि वोट नहीं दे सकता? बात आती है ना, तो याद रखिए दोस्तों अनुच्छेद 88 है। कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद 88 जो है, इसमें बताया गया है कि महान न्यायवादी संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेगा लेकिन वोटिंग नहीं करेगा। यह साफ तौर पर दोस्तों मेंशन है। अगला सवाल, लेकिन हम महान न्यायवादी कौन से सदन का सदस्य होता है? तो याद रखिए हमने पढ़ा दोस्तों कि किसी भी सदन का नहीं, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। कौन दोस्तों? महान न्यायवादी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, बस चेयर लगा के वहां बैठने का काम होता है। क्यों भाई? सर्वोच्च विधि अधिकारी है, वहां क्या नियम कानून बन रहा है देखना पड़ेगा ना। ठीक है, इसलिए दोस्तों ऐसा होता है, लेकिन किसी का मेंबर उम्बर नहीं होता, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए। लेकिन महान न्यायवादी के अतिरिक्त यानी उनके अलावा, ठीक है, हमने क्या पढ़ा दोस्तों? हमने पढ़ा एक चीज पीछे और कि महान न्यायवादी को क्या कहा जाता है दोस्तों? हमने पढ़ा इनको कहा जाता है अटॉर्नी जनरल। महान न्यायवादी को अन्य किस नाम से जानते हैं? इन्हीं का अन्य नाम क्या दोस्तों? अटॉर्नी जनरल। क्या कहते हैं दोस्तों? अटॉर्नी जनरल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अटॉर्नी जनरल कहते हैं। लिख रहा है महान न्यायवादी के अतिरिक्त भारत के अन्य विधि अधिकारी दोस्तों कौन माने जाते हैं? ठीक है, तो इनको अगर छोड़ देंगे तो भारत में कौन आ जाएगा दोस्तों? याद रखेगा सॉलिसिटर जनरल। कौन आ जाता है दोस्तों? सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल का काम क्या होता है? ये महान न्यायवादी की मदद करता है, सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, और इसके अलावा 4 अन्य सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 4 अन्य। क्या फिक्स है सर 4 ही होता? नहीं, सरकार इनकी संख्या को क्या कर सकती है? अपने मन मुताबिक बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है, ये कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। लिख रहा है महाधिवक्ता। ये महाधिवक्ता कोई नया शब्द नहीं है, ये जो सॉलिसिटर जनरल शब्द है इसी को हिंदी में महाधिवक्ता कहते हैं। जैसे अटॉर्नी जनरल को महान न्यायवादी कहते हैं, वैसे सॉलिसिटर जनरल दोस्तों यहां महाधिवक्ता समझिएगा। महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता, ठीक है, की जिम्मेदारी पूरी करने में अपर महाधिवक्ता जिम्मेदारी पूरी करने के किसकी सहायता करते हैं दोस्तों? तो महान न्यायवादी की मदद करते हैं। किसकी मदद करते हैं दोस्तों? ये लोग मिलकर क्या करते हैं? ये लोग मिल करके महान न्यायवादी की मदद करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? अटॉर्नी जनरल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अटॉर्नी कहिए चाहे अटॉर्नी कहिए। ठीक है,
अटॉर्नी जनरल की ये क्या करते हैं, पूरी तरह से मदद करते हैं, सहायता करते हैं। लिख रहा किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई, कि राज्य का क्या होगा दोस्तों, महाधिवक्ता, ये राज्य का विधि अधिकारी होता है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे कहा जाता है दोस्तों, सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे कहा जाता है, तो महाधिवक्ता को कहा जाता है। जैसे केंद्र में सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, महान न्यायाधीश होता है, वैसे ही राज्य में राज्य का महाधिवक्ता होता है। और ये कहां बताया गया है, ये बताया गया अनुच्छेद 165 में। कहां बताया गया दोस्तों, अनुच्छेद 165 में बताया गया राज्य के महाधिवक्ता के बारे में। अगला सवाल देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें लॉन्च हुई हैं, और आप अगर ये जानकर खुशी महसूस हो रही कि नितिन सर के साथ पढ़ने में अच्छा लगता है, इनके साथ पढ़ने का एक फायदा है कि सिस्टमेटिक तरीके से सीक्वेंस में चीज़ों को सीख पाते हैं, और बाकायदा नितिन सर समय देकर पढ़ाते हैं, बिना इस बात की चिंता किए कि वीडियो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। आप सोचिए ना, मेरे स्थान पे कोई दूसरा रहता, आप ईमानदारी से जान रहे हैं कि कितने वीडियो व्यूज आ रहे हैं, तो उस आधार पर अगर मेरे स्थान पर कोई दूसरा रहता तो कहता क्यों पढ़ाएं बच्चों को। आप मुझे कोई एक रीजन दे दो कि मैं आपके लिए वीडियो क्यों बनाऊं। अगर आप नहीं देख रहे हो तो भाई मैं दूसरे वीडियो बना सकता हूं, कोई ऐसा वीडियो बना सकता हूं जिसमें चटक मटक वाली बात हो, जिसमें मजेदार बात हो। क्यों मैं इसी विषय को पढ़ाऊं, क्यों मैं इसी के पीछे पढ़ाऊं दोस्तों, वजह है कई बार चीजें लॉन्ग टर्म में देखना पड़ता है, एकदम दूरदर्शिता के साथ देखना पड़ता है। आज का लाभ देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूं कि जो गांव में बैठा बच्चा है, जब कभी उसे ये फील होता होगा कि किस चैप्टर में क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या सवाल परीक्षा में आया है, ये कैसे इंपॉर्टेंट चीजें ढूंढें, तो मैं कहता हूं आप आइए स्टडी 91 पर। आप कोई भी टॉपिक अपने यूट्यूब पर लिखिए और उसके साथ स्टडी 91 या नितिन सर लिखिए, आपको उस टॉपिक पर वीडियो लेक्चर जरूर मिलेगा। ये दोस्तों मिलेगा। इससे क्या फायदा है, इससे फायदा होगा कि जब आप कोई चैप्टर पढ़ लेंगे तो उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर क्या है ये आपको पता चल जाएगा। क्योंकि ये जानना जरूरी नहीं कि जो हमने पढ़ा वो परीक्षा में आता किस तरीके से। जब तक आप सवाल नहीं देखेंगे तब तक आप पता कैसे कर पाएंगे कि परीक्षा में ऐसे ही सवाल बनते हैं। भाई मैं यहां और सवाल बना सकता था ना, लेकिन क्या करूं, जो परीक्षा में आता है मुझे वही तो सिखाना है आपको, और वो कैसे आपको पता चलेगा, जब आप एक क्लास सेशन करेंगे। उसी तरह से दोस्तों जो हमारी किताबें, यहां भी हमने बहुत मेहनत किया है। ये किताबें ऑनलाइन अवेलेबल है हमारे प्लेटफॉर्म पर, स्टडी 91 के वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर आप इन किताबों को ले सकते हैं। और केवल ये सोच के लीजिए कि जो इंसान इतना मेहनती है, जाहिर सी बात उसने अपनी किताबों पर भी खूब मेहनत किया होगा, ये विश्वास रखिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले जो है प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दे रहा है कि भारत के किसी राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है दोस्तों। तो हम लोग पीछे तो पढ़े कि अनुच्छेद 165 इस बारे में प्रावधान करता है कि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, महाधिवक्ता होता है। कौन होता है दोस्तों, महाधिवक्ता होता है, राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, क्या सर ये अलग अलग राज्य के अलग अलग महाधिवक्ता होते हैं? हाँ, अलग अलग राज्य के। देखिए सेंट्रल की बात करेंगे तो वहां पे महान्यायवादी होते, तो महान्यायवादी तो वहां एक पद होता होगा, लेकिन महाधिवक्ता का जो पद होता है यहां अलग होता है। अच्छा, एक हमने पढ़ा दोस्तों कि सॉलिसिटर जनरल जो होता है वो वहां मदद के लिए होता है, महान्यायवादी का ये यही वाले होते हैं क्या? नहीं, ये राज्य के लिए अलग से महाधिवक्ता है। वो सॉलिसिटर जनरल अलग हैं, वो सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल की मदद करने के लिए बैठे हैं। मान लीजिए संसद में कोई कानून बन रहा है, उस कानून को बनाने के बाद दोस्तों ये देखा जाएगा ना कि वो कानून किसी अन्य कानून को ओवरलैप तो नहीं कर रहा है, कहीं उससे कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है। ये सब जांच पड़ताल कौन करेगा? हमारे मंत्री के बस की बात है जांच पड़ताल करना, वो नहीं करते हैं। जांच पड़ताल कौन करता है? यही विधि अधिकारी, इन्हीं से राय मशवरा लिया जाता है। ये इनके साथ जो लोग हैं, अन्य लोग, वो लोग मिल करके कानून की जांच पड़ताल करते हैं कि कानून सही है या कहीं कुछ ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, ये सारा काम होता है। ये महाधिवक्ता जो दोस्तों राज्य विशेष में होते हैं, और हर राज्य के अपने अपने महाधिवक्ता होते हैं। ठीक है, लिख रहा है दोस्तों राज्य महाधिवक्ता राज्य के किस कानूनी अधिकारी का अनुपूरक होता है दोस्तों? अच्छा, राज्य का जो महाधिवक्ता होता है, सॉरी, राज्य का महाधिवक्ता भारत के किस कानूनी अधिकारी का अनुपूरक होता है? अनुपूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो जिस तरह से दोस्तों केंद्र में महान्यायवादी का पद होता है, महान्यायवादी का पद होता है, ठीक उसी तरीके से दोस्तों याद रखेंगे राज्य में किसका पद होता है? राज्य में महाधिवक्ता का पद होता है। किसका होता है दोस्तों? महाधिवक्ता
का पद होता है। वैसे अगर आप महान न्यायवादी की बात करेंगे तो इसके बारे में अनुच्छेद 76 में बताया गया, अगर महाधिवक्ता की बात करेंगे तो इसके बारे में अनुच्छेद 165 में बताया गया। ये सारी बातें आप ध्यान रखिए, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। अगर दोस्तों यहां पर हम पढ़ते हैं महान न्यायवादी, क्या पढ़ते हैं, अगर हम पढ़ते हैं महान न्यायवादी तो हमने क्या पढ़ा था कि महान न्यायवादी को कौन नियुक्त करता है दोस्तों, तो हमने पढ़ा था कि इनको नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। लेकिन अगर महाधिवक्ता की बात करते हैं तो महाधिवक्ता की नियुक्ति दोस्तों राज्य में होती है, इसलिए राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं दोस्तों, संबंधित राज्य के राज्यपाल वो महाधिवक्ता को नियुक्त करने का काम करते हैं। भाई ऐसा नहीं ना कि दूसरे राज्य का राज्यपाल जाके किसी दूसरे राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त कर देगा, ऐसा नहीं है ना। तो संबंधित राज्य का जो राज्यपाल होता है वही उस राज्य के लिए क्या करता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। अब आगे बढ़िए, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कुछ सवाल ऐसे मिलेंगे जो मतलब आपको बिलीव नहीं होगा कि ये सारे सवाल भी हो सकते हैं, और परीक्षा में निश्चित तौर पे कह रहा हूं अगर परीक्षा में इस तरह के सवाल बने बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे। अब आप प्रूफ मांगोगे, सर प्रूफ दिखाइए कैसे गलत करेंगे, हमने इस चैप्टर को पढ़ा, हमें सब पता है इसके बारे में, देखिए कैसे गलतियां होती हैं। लिख रहा है राज्य महाधिवक्ता में किस न्यायालय के न्यायाधीश के समान योग्यताएं होती हैं। दोस्तों यही सवाल जब हमने पीछे महान न्यायवादी के बारे में पढ़ा था, जब हमने महान न्यायवादी के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था दोस्तों कि उनकी जो योग्यता होनी चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होनी चाहिए। किसके बराबर, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों सेंट्रल में बैठे हैं, ठीक है। उसी तरह से जब आप राज्य विशेष की बात करेंगे तो इनके पास क्या योग्यता होनी चाहिए दोस्तों, ये हाई कोर्ट के न्यायालय के हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समकक्ष दोस्तों याद रखिएगा इनकी योग्यता होनी चाहिए, जो राज्य के महाधिवक्ता होते हैं, तब जाके चुना जाएगा। लिख रहा राज्य महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है, जबरदस्त सवाल दिया, ठीक है। अच्छा ऐसे में तो सर ये भी सवाल बन सकता था कि जो महान न्यायवादी होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, महान न्यायवादी का, तो याद रखिएगा ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, इनका कोई कार्यकाल नहीं होता, ठीक है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, इनका कोई कार्यकाल नहीं होता। उसी तरह से यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, ठीक है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, इनका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं है। जैसे अन्य में हम पढ़ते हैं 5 साल 6 साल, उस तरह से महाधिवक्ता या महान न्यायवादी का कोई कार्यकाल नहीं होता। तो परीक्षा में हो सकता है ये दे दे कि कोई कार्यकाल नहीं होता, लेकिन मुझे लग रहा है उससे बेहतर ये लिखना है कि मैं ये बता दूं कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, क्योंकि जो व्यक्ति जिसे अपॉइंट करता है वो व्यक्ति उस व्यक्ति को उसके पद से हटा भी सकता है, इसीलिए मैंने ये लाइन दोस्तों नियुक्त किया। या तो परीक्षा में दोस्तों ऐसे भी दे सकता है कि अनिश्चित कार्यकाल, क्या हो सकता है, एक ऑप्शन ये भी मान लीजिए दे दिया अनिश्चित कार्यकाल। क्या अनिश्चित कार्यकाल होता है, हाँ, कोई निश्चित नहीं होता है कि कितने दिन के लिए रखे गए हैं, हो सकता है 1 महीने बाद हटा दिया जाए, ठीक है। भाई जैसे आप अपना वकील लगते हैं, मान लीजिए आप कहीं लड़ाई झगड़ा किए, कुछ हुआ, आप अपना वकील लगते हैं ना, आप अपना वकील कितने समय के लिए रखते हैं। अगर हम आपसे पूछे कितने समय के लिए, अरे कोई फिक्स होता है, अच्छा काम करेगा तो लंबा समय तक रखेंगे, नहीं करेंगे तो हम 1 दिन 2 दिन में हटा देंगे। उसी तरह से यहां भी होता है। तो कार्यकाल दोस्तों निश्चित होता है, क्योंकि ये जो महाधिवक्ता होते हैं, सर्वोच्च विधि अधिकारी का मतलब क्या है, राज्य सरकार का वकील। महान न्यायवादी का मतलब क्या है, केंद्र सरकार का वकील। अपने भाषा में अगर हम समझें तो इसका अर्थ ही निकल कर आता है। आगे देखिए, लिख रहा है संविधान द्वारा किस कानून अधिकारी ने किस कानूनी अधिकारी के कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया दोस्तों। तो याद रखिएगा यहां पे ना तो महान न्यायवादी के कार्यकाल को निश्चित किया गया है, ना तो महान न्यायवादी के कार्यकाल को, ना ही दोस्तों महाधिवक्ता के कार्यकाल को, ठीक है, महाधिवक्ता के कार्यकाल को। यहां दोस्तों इन लोगों का कार्यकाल निश्चित नहीं है, ये लोग प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। महान न्यायवादी की बात करेंगे तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, महाधिवक्ता की बात करेंगे तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, लेकिन इनका कोई कार्यकाल फिक्स नहीं है, यही हमें ध्यान देना है। अगला सवाल पढ़िए, लिख रहा संविधान में किस किस कानूनी अधिकारी को हटाने की व्यवस्था का वर्णन नहीं किया गया है, इनको कैसे हटाया जाएगा ये भी नहीं बताएगा, ठीक है, क्योंकि मर्जी पे सब चलता है, ठीक है। तो याद रखेंगे संविधान में ये दोनों लोगों के लिए, ठीक है। अगर आप यहां महान न्यायवादी की बात करेंगे, ठीक है, या फिर दोस्तों आप यहां महाधिवक्ता की बात करेंगे, तो दोस्तों यहां अच्छा ये कहने का मतलब क्या है, ठीक है, ये कहने का मतलब है कि इसके लिए किसी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है, ठीक है, प्रक्रिया का
उल्लेख नहीं, हमारे संविधान में किसी इस तरह की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति को भी अगर उसके पद से हटाना हो तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया चलती है। अगर संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को या अध्यक्षों को हटाना हो तो साबित कदाचार के आधार पर हटाया जाएगा या उनकी असमर्थता के आधार पर हटाया जाएगा। ऐसे सबके लिए कुछ प्रक्रियाएं बनी हुई हैं, लेकिन इन लोगों के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है, इन लोगों के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है। ये अपने दिमाग में रखेंगे बात। ये सब अच्छे अच्छे सवाल हैं जो लोग नहीं जानते। अगर सवाल आए ना, गलती करेंगे, ठीक है, सोचेंगे होगा कुछ ना कुछ प्रक्रिया। हो सकता है बच्चे ही कर दे साबित कदाचार के आधार पर हटाया जाता है, कुछ लोग कर दे महाभियोग के आधार पर, कुछ लोग कर दे संसद हटा सकती है। नहीं, ये सब नहीं करना, ठीक है। जो पूछा है पहले वो समझिए, एग्जामिनर आपसे क्या जानना चाहता है वो भाव समझिए, तब आप उत्तर दे पाएंगे। अगला सवाल लिख रहा है, राज्य महाधिवक्ता अपने पद पर किसके प्रसाद पर्यंत बना रहता है? तो दोस्तों दो सवाल यहां पर फिर से बनते हैं। अगर मामला दोस्तों किसका है, महाधिवक्ता का है, तो महाधिवक्ता दोस्तों राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। किसके प्रसाद पर्यंत? राज्यपाल के। और अगर दोस्तों मामला महान न्यायवादी का है, किसका है दोस्तों? महान न्यायवादी का है, तब दोस्तों ये किसके प्रसाद पर्यंत रहते हैं? ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। दो ही लाइन की बात है दोस्तों, इसके अलावा कोई तीसरी लाइन नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति किसकी सलाह पर होती है? ठीक है, यहां पर सलाह लिया जाता है क्या, या राज्य, जैसे हमने ये पढ़ा ना कि इनकी नियुक्ति कौन करते हैं दोस्तों, तो नियुक्ति तो चलिए राज्यपाल कर देते हैं, लेकिन क्या राज्यपाल किसी से सलाह लेते हैं? किससे सलाह लेते हैं? अब हो सकता है बच्चों के दिमाग में आ जाए, क्योंकि राज्यपाल दोस्तों प्रतिनिधित्व तो किसका करता है, केंद्र सरकार का या राष्ट्रपति का, तो क्या वह राष्ट्रपति से सलाह लेता है, क्या वह प्रधानमंत्री से सलाह लेता है, क्या वह मंत्रिपरिषद से सलाह लेता है, या वह अपने राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेता है? ये अगर ऑप्शन आए तो याद रखिएगा, क्योंकि मामला राज्य का है इसलिए दोस्तों सलाह किससे लेना पड़ता है? राज्य सरकार से सलाह लेता है, ठीक है। यहां पर बहुत सारे बच्चे दोस्तों गलतियां कर सकते हैं, लोगों के मन में ही आएगा कि शायद राष्ट्रपति से लेता हो, शायद मंत्रिपरिषद से लेता हो। सब गलत जवाब है। राज्य सरकार से सलाह लेकर के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये अपने दिमाग में याद करके रखिएगा, बिठा के रखिएगा, ठीक है। ऐसे ही सवाल आते हैं परीक्षा में। आगे बढ़िए, लिख रहा है राज्य महाधिवक्ता किसको त्यागपत्र देकर अपने पद से कार्य मुक्त हो सकता है? किसको त्यागपत्र दे सकता है महाधिवक्ता? हमने पीछे पढ़ा दोस्तों कि ये इसकी नियुक्ति जो दोस्तों कौन करता है दोस्तों, तो हमने पढ़ा कि इनकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल। हमने ये भी पढ़ा दोस्तों किसकी सलाह से करते हैं, किसकी सलाह से करते हैं, किसकी सलाह से करते हैं, तो हमने भी पढ़ा दोस्तों कि राज्य सरकार से सलाह लेकर तब दोस्तों महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। अब दोस्तों ये अपना त्यागपत्र किसे देंगे, तो जिसने इनको नियुक्त किया है, यानी राज्यपाल ने नियुक्त किया था तो राज्यपाल को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करते हैं, इसलिए दोस्तों यहीं पर जाकर ये अपना त्यागपत्र देते हैं। लिख रहा भारत के प्रथम न्यायवादी कौन थे? ठीक है, महान न्यायवादी दोस्तों कौन थे? भारत के पहले न्यायवादी, याद रखेगा इनका नाम है यमसी सीतलवाड़। क्या नाम दोस्तों? यमसी सीतलवाड़ जी का नाम सुना होगा। ये दोस्तों भारत के पहले महान न्यायवादी थे। समय के साथ साथ आप अपडेट रहिएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगर यहां पे एक सवाल और देता कि महान न्यायवादी दोस्तों कब चुने गए थे? जो पहले महान न्यायवादी थे ये दोस्तों कब से कब तक के लिए बनाया गया था? तो इनको अटॉर्नी जनरल बनाया गया था 1950 से लेकर के 1963 तक। सबसे लंबे समय तक दोस्तों ये महान न्यायवादी के पद पर रहे हैं, याद रखेगा। और जो भारत का पहला विधि आयोग बना था, क्या बना था दोस्तों? जो भारत का पहला विधि आयोग बना था, ये उस विधि आयोग के क्या थे दोस्तों? अध्यक्ष भी रहे थे, ठीक है। ये उस विधि आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे। जो पहला भारत का बार काउंसिल बना था ये उसमें भी थे, तो याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसको याद रखेंगे, अच्छा सवाल है। आगे लिख रहा है दोस्तों कि भारत में महान न्यायवादी का पद भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया दोस्तों? तो महान न्यायवादी का जो पद है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया दोस्तों? ब्रिटेन के संविधान में इस तरह का पद होता है, वहां के संविधान से दोस्तों प्रेरित है। ये सवाल भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, अब कुछ अच्छे सवाल। यहां पर जवाब केवल हां ना में देना है, लेकिन बहुत कुछ यहां छिपा हुआ है। लिख रहा है सवाल, क्या महाधिवक्ता सरकारी नौकर है? ध्यान से सोचिएगा तब बताइएगा। क्या अगर सवाल आए, ये इस तरह का आता है सवाल, और यही तो सवाल है जो आपका विकेट गिराते हैं, ठीक है। क्यों? ना तो आपके कंप्यूटर को इसका उत्तर पता है, ना आपको इसका उत्तर पता है, तो भैया यही क्या होता है, मार्जिन वाला सवाल हो गया। क्या महाधिवक्ता सरकारी नौकर है? तो दोस्तों अगर हां नहीं में बताना है तो याद रखेगा महाधिवक्ता सरकारी नौकर नहीं है।
क्या बात करें सर, मतलब आपने तो कहा कि महाधिवक्ता राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। हाँ, हमने कहा सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ये हमने कहा। सर आपने ये भी कहा कि महाधिवक्ता के बारे में अनुच्छेद 165 में बताया गया है। हाँ, सब कहा हमने, लेकिन दोस्तों अगर सीधा सीधा कहा जाए क्या यह सरकारी नौकर है, तब बताएगा दोस्तों यह सरकारी नौकर नहीं है। क्यों नहीं सरकारी नौकर नहीं है? क्योंकि यह वेतन नहीं लेता, क्योंकि यह वेतन नहीं लेता। फिर सर क्या फ्री में काम करता है क्या? नहीं, फ्री में नहीं करता है, यह वेतन नहीं लेता, बल्कि क्या करता है दोस्तों, बल्कि इसे फीस दिया जाता है। क्या दिया जाता है दोस्तों? इसे एक तरह का फीस पेमेंट किया जाता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं इस फीस को? इस फीस को हम कहते हैं रिटेनर। क्या कहते हैं दोस्तों? रिटेनर। इसे दोस्तों रिटेनर पर रखा जाता है, याद रखेंगे। हाँ, इस रिटेनर का जो भुगतान है कौन करता है? ये रिटेनर दोस्तों याद रखेंगे, ये राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। राज्य की जो संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड है, ये उसी संचित निधि से दोस्तों भुगतान होता है, लेकिन सैलरी नहीं लेता है। और जब सैलरी नहीं लेता तो नौकर किस बात का? राज्य सरकार से सैलरी लेता तो नौकर होता है। यहां रिटेनर इसको बोलते हैं, एक तरह की फीस इसको दी जाती है, जिसे रिटेनर कहते हैं, ये याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, क्या महाधिवक्ता निजी प्रैक्टिस कर सकता है? महाधिवक्ता अपने पद पर रहते हुए क्या निजी प्रैक्टिस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, ठीक है, याद रखेंगे। जी हां, कर सकता है। जी हां कर सकता है, क्योंकि दोस्तों सरकारी नौकर है नहीं, ठीक है, वह सरकारी नौकर है नहीं। जब वो सरकारी नौकर नहीं है तब दोस्तों क्या कर सकता है? निजी प्रैक्टिस तो कर ही सकता है। ये ऐसे सवाल हैं जो परीक्षा में आते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चे आप ईमानदारी से बताओ, क्या आपको आज की क्लास के पहले ये बात पता थी? अगर ये सवाल में आता और आपने आज की क्लास नहीं देखा होता, तो क्या इस तरह के सवालों का आप सही उत्तर दे पाते? हो सकता न दे पाते, हो सकता कुछ बच्चे दे पा रहे होंगे, ठीक है, लेकिन और बहुत सारे बच्चे नहीं दे पा रहे होंगे। आज के बाद चीजें सीख लीजिए, समझ लीजिए और याद कर लीजिए। एक आखिरी सवाल दे रहा हूं दोस्तों, क्या महान्यायवादी विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का हकदार है? कौन से विशेषाधिकार? कहां बैठता है महान्यायवादी? तो दोस्तों हमने पढ़ा है कि महान्यायवादी दोस्तों संसद में बैठता है, संसद में बैठता और संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेता है। हाँ ठीक है सर, आपने कहा कि मतदान नहीं करेगा, अनुच्छेद 88 कहता है कि मतदान न करे, ठीक है, लेकिन कार्यवाही में हिस्सा लेता है। तो अगर कार्यवाही में हिस्सा लेता है तो संसद के सदस्यों को जो विशेषाधिकार मिलता है, संसद के सदस्यों को जो उन्मुक्तियां होती हैं, क्या यह उसका हकदार है महान्यायवादी? तो कहेंगे हाँ हकदार है, हाँ हकदार है, ठीक है, हकदार है। ये तो वही वाली बात है, बारात में कोई भी आएगा तो पानी तो सबको मिलेगा। हाँ, अब ऐसा तो नहीं कि इसकी चेयर लगी है, अरे वोटिंग का अधिकार नहीं है, बाकी सब कुछ इसे मिलता है, तो विशेषाधिकार का पावर भी है। ये तीनों सवाल दोस्तों अपने आप में ऐसा एंटिक सवाल है ना, इसको मैंने बहुत आसान भाषा में छोटा कर दिया। परीक्षा में इसी सवाल के साथ खेल खेलेगा, ऐसा डिफिकल्ट तरीके से पूछेगा ना, आप परेशान हो जाओगे, कहोगे पता नहीं क्या दे दिया सर, समझ में नहीं आ रहा था। कुछ नहीं, वो इसी के आसपास, इसी के इर्द गिर्द कुछ घूमता हुआ नजर आएगा। भाई एग्जामिनर है ना, एग्जामिनर का काम है आपको फंसाना, सवाल को टेक्निकल बनाना, कूट बना देना, कथन बना देना, कारक बना देना, देश की नौटंकी करेगा वो, ठीक है। आपको पहले से अलर्ट रहना है। जैसे मैं यहां अलर्ट होना सिखाता हूं ना, ऐसे जब हमारा पेड बैच ज्वाइन करेंगे ना, वहां अलर्ट होना सिखाऊंगा। दोस्तों ये वाली जो क्लास देख के आपको इतना आनंद आ रहा है कि सर मजा आ गया, खुश हो गए, बहुत तबीयत मस्त हो गई। दोस्तों ये हमारे पेड प्रोग्राम का केवल 10% हिस्सा है, केवल 10%। आप विश्वास कीजिए, जिस दिन पेड प्रोग्राम आके आपने ज्वाइन किया ना, आप याद रखोगे कि नितिन सर क्या कहे हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल आज का सेशन समाप्त होता है। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के दोस्तों हैंड रिटन नोट्स हैं, इन्हें भी आप हमारे वेबसाइट से, हमारे एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। बाकी किताबें हैं, किताब ऑर्डर करेंगे तो बाई पोस्ट किताबें घर जाती हैं। कोर्सेज हैं, आप एक बार मौका दीजिए, जुड़िए स्टडी 91 के साथ। बाकी तैयारी तो बेहतर चली रही होगी। देखिए शाम के टाइम हिंदी की क्लास और दिन के टाइम दोस्तों जीएस की क्लास, एकदम रामबाण क्लास है। 6000 ऑन क्लास प्रश्न डिस्कस करना एक बहुत बड़ी बात होती है, आज तक यूट्यूब में किसी ने नहीं किया होगा,
किसी ने किया हो तो कमेंट करके बता दो भैया, ठीक है। और इस सीरीज को दोस्तों मैं 10,000 नहीं 25,000 तक लेके चलूंगा। सारे सब्जेक्ट इसी तरह से आपको पढ़ाऊंगा, बस आप साथ में बने रहो। हर एक चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। आप जहां कोचिंग कर रहे हैं करते रहो, जहां पढ़ रहे हैं पढ़ते रहो, उसके साथ साथ स्टडी 91 को फॉलो करते चलो। इतने से आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है दोस्तों, प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है। विनम्र निवेदन, अगर आपको लगे कि नितिन सर वाकई मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज इतना काम जरूर करिएगा, बाकी आपकी मर्जी। बहुत बहुत धन्यवाद।